हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व तथा मौलिक कर्तव्य देखने वाले हैं। ये एक मास्टर वीडियो है जिसमें फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी तथा फंडामेंटल ड्यूटी ये तीनों मैं खत्म कराने वाला हूं, और वो भी बहुत साधारण भाषा में। आपको पता है कि आपके सिलेबस में ये सब का मेंशन है, और आपके एग्जाम में यहाँ से दो से तीन क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। अगर ये वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो वो बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन कर लेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे, मौलिक अधिकार, उसके बाद मैं आपको नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी खत्म कराऊंगा, और फिर मौलिक कर्तव्य खत्म कराऊंगा। ठीक, ये तीनों खत्म करा देंगे। इसके बाद अगला वीडियो जब हम लाएंगे तो उसमें क्वेश्चन वाला वीडियो लाएंगे। जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है ये सभी क्वेश्चन मैं खत्म करा दूंगा। ठीक, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए फंडामेंटल राइट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल राइट ये स्टार्ट करते हैं। दूं कि फंडामेंटल राइट जिसे मौलिक अधिकार बोला जाता है, ये हमारे संविधान में भाग 3 में इसका प्रावधान दिया हुआ है। ठीक, ये याद रखिएगा, संविधान के भाग 3 में यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिया हुआ है। अब ये जो है अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। ये जो प्रावधान लिया गया है हमारे संविधान में, ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। जब संविधान सभा संविधान बना रहा था तो उसी समय ये हुआ कि आखिर कहाँ से मौलिक अधिकार ग्रहण किया जाए, तो ये बिल ऑफ राइट्स अमेरिका से लिया गया है। मैं कुछ आपको प्रावधान बता देता हूँ, यहाँ पर कुछ जानकारी दे देता हूँ कि अगर संविधान का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है, तो ये संविधान के भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार उसे ही बोला जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। आगे चलते हैं। देखिए मौलिक अधिकार से क्या आप समझते हैं, मौलिक अधिकार जब आता है सब तो उससे मतलब क्या समझते हैं। तो मौलिक अधिकार से तात्पर्य वे अधिकार है जो व्यक्तियों के स्वर्णिम इसकी सब तरह के विकास करे, इसकी आपको चौतरफा आपको विकास हो। ठीक, आपको ये देखिए उसकी आवश्यकता होती है। इन्हें राज्य या समाज द्वारा प्रदान किया जाता है तथा इसके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसके संरक्षण के भी कि अगर इसका उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार के उल्लंघन अगर होता है तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 32 के तहत आप तो सुप्रीम कोर्ट जा ही सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक, अगर इसका उल्लंघन होता है तो इसको बहाल करने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया था। जो सब पहले भारतीय संविधान जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, यह याद रखिएगा। लेकिन अभी आपको 6 ही मौलिक अधिकार हैं। तो आखिर कौन कौन वो 7 मौलिक अधिकार से सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो ये देखिए समानता का अधिकार जो कि अभी भी है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, जो कि अभी। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23-24 यहाँ पर आप देख सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में है। एक आपको था संपत्ति का अधिकार, यहाँ पर देखिए संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था और कुछ प्रावधान आर्टिकल 19 में भी थे। ठीक, इसे ही हटा दिया गया। इसे क्या हटा दिया गया, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में दिया है ये तो अभी है ही। ठीक, ये हटा दिया गया तो अब 6 मौलिक अधिकार बच गए हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। अब आपके पास कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 7वां जो मौलिक अधिकार, जो 7 मौलिक अधिकार में से एक मौलिक अधिकार जो कि आर्टिकल 31 में था उसे हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है, जिसे लीगल राइट बना दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले आर्टिकल 12 हम देख लेते हैं। आर्टिकल 12 क्या कहता है, तो ये राज्य की परिभाषा बताता है। राज्य के पर मैं अलग से एक लाऊंगा छोटा सा वीडियो, संविधान और शासन में एनसीईआरटी से 11-12 से मैं आपको लाऊंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि आखिर राज्य क्या होता है, एक राष्ट्र किसे कहते हैं, एक देश किसे कहते हैं, ये सभी जानकारी, एक प्रांत किसे कहते हैं, ये सभी जानकारी मैं उसमें दे दूंगा। ठीक, तो ये मैं राज्य का परिभाषा है। अनुच्छेद 13 क्या करता है कि राज्य मौलिक अधिकारों को निम्न अतिक्रमण करने की विधि को नहीं बनाएगा। ये कह रहा है कि राज्य ऐसा कोई भी विधि नहीं बनाएगा जिसके कारण मौलिक अधिकार का उल्लंघन या अतिक्रमण या वो खत्म हो। ठीक, या अनुच्छेद 13 बताता है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कोई भी अधिकार जो दिया जाता है इंडिविजुअल को, जो हम लोगों को दिया जाता है अधिकार या आपको दिया जाता है कोई भी, जिसे मौलिक अधिकार बोला जाता है, वो कभी भी सरकार के विरुद्ध ही दिया जाता है। सरकार के विरुद्ध दिया जाता है क्योंकि सरकार क्या करता है कि अपने मनमाने रवैये से ऐसा ऐसा काम करने लगता है जिसके कारण लोग दब जाते हैं काफ़ी। उसी दबे ना लोग और अपना मानसिक स्थिति ना खोए और वो स्थिति ना आए जो कि और भी देशों में आए। इसलिए भारत के संविधान सभा ने यह बहुत अच्छा प्रावधान किया कि सरकार के विरुद्ध एक अधिकार दिया गया नागरिक को कि अगर सरकार या कोई भी आपका ये अधिकार हनन करता है तो आप सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार, यहाँ पर देखिए संपत्ति की जो मौलिक अधिकार है इस श्रेणी से हटाकर इसे समान विधिक अधिकार लीगल राइट में डाल दिया गया और अनुच्छेद 300 का बोल सकते हैं या 300A बोल सकते हैं, इसमें जोड़ दिया गया और इसे लीगल राइट बना दिया। कब, 44वें संविधान संशोधन 1978 में। उस समय जनता पार्टी की सरकार से मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या क्या है, 6 है, और यही हम लोग का 6 अधिकार मौलिक अधिकार पढ़ना है अभी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक वर्णन है समानता का अधिकार, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या क्या बताया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ जो कि महत्वपूर्ण है।
आर्टिकल 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन से लिया गया है। ये विधि के समक्ष जो कानून के समक्ष समानता ये ब्रिटेन से है, और विधि के समान संरक्षण अमेरिका के से लिया गया है। और विधि के समक्ष समानता और विधि के समान संरक्षण में अंतर बस इतना ही है कि विधि के समक्ष समता कहता है कि विधि के साथ आपको जो ब्रिटेन से प्रावधान लिया गया है कि मान लीजिए हम हैं, आप ठीक, मान लीजिए हम हैं और आप हैं, ठीक, तो आप मान लीजिए कि आप इतना छोटा है और हम इतने बड़े हैं, ठीक, तो वो बोलेगा कि ये दोनों क्या होंगे, ये कानून के समक्ष एकदम समान होंगे। इनको कोई ऐसा कुछ नहीं दिया जाएगा कि एक को उत्थान करने के लिए और एक को आपको कि ज़्यादा स्थिति उसका बेहतर है तो उसको नीचे करने के लिए, ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक। ये आपको प्रावधान जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कानून के समक्ष सब कोई समान है। ये समान संरक्षण का सिद्धांत जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये क्या कहता है कि मान लीजिए ये हम है, ये छोटा वाला हम है, ये आप है, ठीक, तो ये क्या करेगा, मान लीजिए कि कुछ देखना है, मान लीजिए हम छोटा है और ये जो है ये बड़ा है। मान लीजिए आर्मी भर्ती में हमें जाना है, तो हम कहेंगे कि हम तो आर्मी भर्ती में जा ही नहीं सकते हैं, आप तो आर्मी भर्ती में जा सकते हैं। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर कुछ सरकार प्रावधान बनाएगी, ठीक, और ये जो प्रावधान जो लागू होता है, ये समान संरक्षण जो लागू करता है, ये न्यायालय द्वारा ही ऐसे लागू किया जाता है कि क्या किया जाएगा कि हमको क्या किया जाएगा, कुछ छूट दिया जाएगा या हमको एक टेबल दे दिया जाएगा। अगर कोई मैच देखना है तो हमको एक टेबल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे हमारा लंबाई बढ़ जाएगा, और ये खुद से लंबा है तो ये दोनों आदमी मैच देख सकते हैं। ये समान संरक्षण कहलाता है। विधि के समक्ष समान संरक्षण मीन्स कि दोनों को इक्वल अवस्था में लाकर फिर हम आपको कोई भी कानूनी प्रक्रिया के समक्ष उनको न्याय देंगे, ठीक। ये कहलाता है समान संरक्षण, जो कि अमेरिका की ये पॉजिटिव कंसेप्ट है, ये भी याद रखिएगा, समान संरक्षण वाला पॉजिटिव कंसेप्ट है, ठीक, अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। अब देखिए 15, देखिए 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15, राज्य जाति धर्म, राज्य जो होगा राज्य, ठीक, राज्य या देश जो भी आप बोल सकते हैं, राज्य जाति धर्म लिंग वर्ण आयु और निवास स्थान के समक्ष भेदभाव नहीं करेगा। इस स्थान पर धर्म पर, जाति पर, लिंग पर, वर्ण पर, या कहाँ हम निवास करते हैं, या मेरा कितना आयु है, इस आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा कोई भी नागरिक में अपना, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश से पाबंदियाँ नहीं लगाएगा। अगर कोई भी है इस स्थान पर जाना चाहता है, सार्वजनिक स्थान, मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, गुरुद्वारा या ऐसा कुछ हो गया, और वहाँ पर यह बोल दिया जाए कि कास्ट के लोग जाएंगे, इस कास्ट के लोग नहीं जाएंगे, तो ऐसा कोई प्रबंध नहीं है, इसे हटा दिया गया है आर्टिकल 15 के तहत। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर महिला जाएगी, यहाँ पर पुरुष जाएगी, इसे भी हटा दिया गया है आर्टिकल 15 के तहत, ठीक। तो ये जो है ये धर्म जाति लिंग आयु और निवास के स्थान पर जो भेदभाव है इसे खत्म किया गया है। फिर आपको आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 देखिए क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन जो है अवसर की समानता, जैसे सरकारी नौकरी, सिंपल तरीका से समझ लीजिए, सरकारी नौकरी में आपको आरक्षण मिलता है ना, जैसे कोई ओबीसी हो गया, कोई एससी हो गया, कोई एसटी हो गया, अभी ईडब्ल्यूएस वाला एक सेक्शन जुड़ा है, तो ये वाला जो प्रावधान आता है ये 16 में ही आता है, आर्टिकल 16 में। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो प्रावधान आता है ये क्या क्या आता है, ठीक। तो राज्य जाति धर्म लिंग वर्ण आयु के आयु मिस वायु आयु या निवास, ये दोनों आप बोल सकते हैं, आयु मिस की एज होता है, स्थान के आधार पर नौकरी प्रदान करने में भेदभाव नहीं करेगा कि आप ये आपको क्या है कि लिंग कि आप पुरुष हैं तो वो महिला है तो इसलिए हम नौकरी उनको नहीं देंगे, महिला को पुरुष को नहीं देंगे, ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा भेदभाव नहीं होगा। लेकिन राज्य किसी प्रांत के निवासियों को, किसी प्रांत के निवासी, मान लीजिए हम बिहार के निवासी हैं तो बिहार के निवासियों को नौकरियों में कानून बनाकर संरक्षण प्रदान कर सकता है, तो ऐसे संरक्षण दिया ही जाता है। आपको पता होना चाहिए बिहार में भी अलग अलग सेक्शन बनाया गया है, BC1 BC सेकेंड EWS, ये जो EWS तो सेंट्रल लेवल पर भी है, आपको SC ST ऐसे बनाकर आपको सीट का बंटवारा किया गया है सरकारी नौकरियों में, इसी तरह से आपका आता है। और फिर एक 40% सीट जो आता है अनरिजर्व भी आता है, ठीक। तो ऐसे कर कर ये प्रदान कर सकता है, राज्य को ये शक्ति दिया हुआ है, ठीक। अब 16 के बाद क्या आता है, 16 के बाद 17 आता है। आर्टिकल 17 क्या करता है कि अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत, अस्पृश्यता में क्या होता है, छुआछूत, पहले क्या था, छुआछूत था, ठीक, पर छुआछूत था, उसका अंत किया गया है इसी के, और ये बहुत अच्छे प्रभावी तरीके से लागू भी हो गया है पूरे देश में, और अब तक तो ये खत्म ही समझिए हो गया है। यहाँ पर छुआछूत देखिए, भारतीय संसद ने अस्पृश्यता निषेध अधिनियम 1955 बनाकर इसे दंडनीय अपराध घोषित किया। सबसे महत्वपूर्ण है 1955 में कानून बनाकर इसे दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया कि अगर कोई भी छुआछूत के नाम पर अगर कुछ करता है तो उसे सीधे उठाकर जेल में डालो। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद आता है 18 जो है, यहाँ पर ध्यान से देखिए आर्टिकल 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत कहता है। उपाधियों का अंत में इसके पहले जो राजा महाराजा होते थे, राजा महाराजा महाराज धीराज राजकुमार फलना ढेकना, ये सब आपको पहले टाइटल दिया जाता था कोई भी इंसान को, ये सभी उपाधि को खत्म, अब कानून के समक्ष सब समान है तो सब उपाधि भी खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ पर दो बात ध्यान में रखिएगा, ठीक। यहाँ पर राज्य सैन्य या शैक्षणिक क्षेत्र के अलावा उपाधि प्रदान नहीं करेगा। क्या सैन्य, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं, जैसे कि आपको कैप्टन होते हैं, ये सब आपको दिया जाएगा, या शैक्षणिक क्षेत्र के अलावा, शैक्षणिक में प्रोफेसर होते हैं ना, प्रोफेसर होते हैं, अलग अलग टीचर होते हैं, तो उनको उपाधि दिया जाएगा, और डॉक्टरेट का उपाधि होता है, ये सब दिया जाएगा, ठीक। ये याद रखिएगा। इसमें समाज सेवा भी जोड़ दिया गया है कि समाज सेवा में भी अब काम कोई कुछ करता है तो उसको उपाधि दिया जा सकता है, ठीक। लेकिन ये वाला उपाधि नहीं रहेगा कि महाधिराज राजकुमार फलना टिकना, ये सब नहीं रहेगा, ठीक।
अब उपाधि ग्रहण करने से पूर्व देश की नागरिकता, देखिए यहाँ पर उपाधि, अगर आपको कोई दूसरे देश का उपाधि, मान लीजिए कोई दूसरा देश आपको पुरस्कृत करना चाहता है और चाहते हैं कि दूसरे देश में जाकर आप पुरस्कार लें, तो सबसे पहले हमारे जो अपने देश के राष्ट्रपति हैं उनसे अनुमति लेना पड़ता है। ज़्यादातर देखिएगा अनुमति मिल ही जाता है अगर दुश्मन देश ना हो तो, ठीक। तो ये राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है, ये आपको दिया हुआ है इस प्रावधान में ही। अब देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे जो महत्वपूर्ण अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार है, और इसमें भी महत्वपूर्ण अधिकार एक मैं आपको बताऊंगा कि जो कि हर इंसान के पास जरूर ये रहना चाहिए। कोई भी अधिकार खत्म हो जाए लेकिन वो अधिकार नहीं खत्म होगा, ये संविधान में भी प्रावधान है, ठीक। स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक दिया हुआ है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। आर्टिकल 19 में देखिए, आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी, लेकिन जो 44वें संविधान संशोधन है 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार की स्वतंत्रता हटा दिया गया, ठीक। और आर्टिकल, देखिए बार बार बताता हूँ, आर्टिकल 19 में संपत्ति का अधिकार का प्रावधान था और आर्टिकल 31 में प्रावधान था, तो दोनों जगह से ये हटा दिया गया। तो आर्टिकल 19 में भी ये जो प्रावधान था, जो पहले 7 प्रकार के आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता देता था, उसमें से एक आर्टिकल कौन हटाया गया वो मैं आपके आगे बता रहा हूँ, ठीक। ये आर्टिकल 19 का कुछ प्रावधान है उसको बांटा गया है, जैसे कि अनुच्छेद 19 के जो फर्स्ट है इसका क या ए जिसे बोल सकते हैं, क बोलिएगा हिंदी में, ए बोलिएगा इंग्लिश में, वैसे ही मैं लिख दिया हूं। तो आर्टिकल 19 के फर्स्ट के आपको ए या क बोलिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहला स्वतंत्रता यही होना चाहिए कि हम अपना जिज्ञासा प्रकट करना चाहते हैं, भाषण या आपको अभिव्यक्ति, अपना व्यक्त करना चाहते हैं, तो हमको स्वतंत्रता होना चाहिए। जैसे प्रेस और मीडिया की स्वतंत्रता इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, आर्टिकल 19 के फर्स्ट के क या ए बोल सकते हैं, ठीक। सूचना प्राप्त करने का अधिकार भी यहाँ पर 2005 में दे दिया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट लगाकर, ठीक। ये भी अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। फिर दूसरे में आता है 19 के फर्स्ट के ख में जो आता है या बी जिसे बोल सकते हैं, शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र के सम्मेलन करने का अधिकार। अब जब बोलने का अधिकार हो गया तो हम एक साथ बैठकर सम्मेलन भी कर सकते हैं, बात वार्तालाप कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, ठीक। सम्मेलन बुला सकते हैं, लेकिन शांति तरीका से, जिससे कि अगल बगल को आपको ना परेशानी हो या देश टूटने का खतरा ना हो या राज्य टूटने का, ऐसा आप कर सकते हैं, ठीक। इस पर कुछ आपको लगाया भी गया है कि नहीं, ऐसा काम नहीं कर सकते जिसके देश का खतरा हो, ये आपको कैप भी लगाया गया है, ठीक। तो ये आपको इसमें दिया हुआ है। इसमें याद रखिएगा जो ये दिया हुआ है ना कि शांतिपूर्वक बिना अस्त्र शस्त्र के, तो अगर सिख लोग क्या होते हैं कि ये आपको कटार या कृपाण धारण जो करते हैं कटार, तो उनको इसमें नहीं जोड़ा गया है, उनको अपवाद रखा गया है, क्योंकि उनको 5 चीज धारण करना रहता है जिसमें वो एकदम फंडामेंटल जरूरी है। तो ये सिख को कटार धारण करने का अधिकार इसमें है, ये बात याद रखिएगा, बाकी और सब लोगों को नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के ग देखिए या सी जिसे हम बोलते हैं, फर्स्ट के ग या सी, संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता, संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता, ये भी आपको दिया हुआ है। जैसे अपवाद में जो है ये आपको इनको नहीं माना जाएगा, यहाँ पर सैन्य संगठन और पुलिस बल संघ नहीं बना सकता, ठीक। अगर सैन्य संगठन सोचे कि हम भी एक संघ बनाकर खूब लड़े, मतलब कि किसी के विरोध के खिलाफ, या पुलिस संघ बना ले, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। पुलिस जो है ये आपको किसके अंतर्गत आता है, राज्य के अंतर्गत आता है, और जो सैन्य आता है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक। तो ये आपको संघ नहीं बना सकते। आगे देखते हैं 19 के फर्स्ट के घ देखते हैं या डी जिसे हम बोल सकते हैं, बिना बाधा के घूमने या फिरने का अधिकार, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, कोई भी बाधा नहीं लगेगा, एक राज्य से दूसरे जगह में जा सकते, दूसरे राज्य में जा सकते हैं, बस शांति का ये नहीं होना चाहिए, टूटना चाहिए, ठीक। तो ये जो है ये अपवाद पहले ये था, इसमें अपवाद ये आ जाता था जम्मू कश्मीर और कुछ पूर्वी राज्य आ जाते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर से भी प्रावधान खत्म हो गया, 370 हटा लिया गया, तो अब यहाँ पर अपवाद नाम का कोई चीज़ नहीं है, ठीक। फिर 19 का देखिए, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में देखिए अंग या ई है, व्यापार या आजीविका कमाने की स्वतंत्रता। व्यापार या आजीविका, देखिए ये वाला जो स्वतंत्रता है ना, बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता, फिरने की स्वतंत्रता, तो जैसे मैंने जम्मू कश्मीर बताया, तो ये तो वहाँ पर तो था, आप घूम फिर सकते थे, लेकिन आगे मैं एक आपको आर्टिकल बताऊंगा जो लागू होता था जम्मू कश्मीर में, जो नहीं हो पाता था, ठीक। वो आज भी प्रावधान है लेकिन सरकार उसे हटाएगा, आई थिंक जो भी करना है सरकार करेगा, जो भी सोचकर। देखिए ये यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 19 के फर्स्ट जो है ये इसका अंग या ई जिसे हम बोलते हैं, व्यापार या आजीविका कमाने की स्वतंत्रता, ठीक। तो व्यापार या आजीविका, आप कोई भी दुकान खोल सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं, ये कमाने खाएगा तभी ना खाइएगा जी, तो व्यापार या आजीविका कमाने की स्वतंत्रता ये फर्स्ट के ई में दिया हुआ है। फिर यहीं पर था आपको 19 के आपको फर्स्ट के एफ जिसे हम बोलते हैं, जिसे च बोल सकते हैं, क ख ग घ अंग आया तो 5 हुआ ना जी, ए बी सी डी ई में आया तो ये आपको 5वां स्थान पर आया, ई आता है, वैसे एफ जो होगा ये च स्थान पर आएगा। संपत्ति अर्जन करने की जो स्वतंत्रता है इसे हटा दिया कब, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में, ये याद रखिएगा, ठीक। इसे 300A में अब रख दिया गया है, ये तो ध्यान से देखिएगा। अनुच्छेद अब 19 के ये देखिए फर्स्ट के जी देखिए, ये क्या कह रहा है कि अस्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता, और इसमें ही कहा गया था कि अपवाद रूप में अब कुछ पूर्वी क्षेत्र हुआ, कुछ भारत के ही क्षेत्र हुआ या जम्मू कश्मीर में आप वहाँ पर निवासी नहीं बन सकते, ये था, लेकिन अब ये प्रावधान हटा दिया गया 370, तो यहाँ पर काम खत्म इसका, ठीक। तो 19 का फर्स्ट का ये जी देख सकते हैं, अस्थायी रूप से निवास करने की स्वतंत्रता आपके पास, ठीक है ये, या याद रखिएगा कहीं भी, ठीक, कुछ कानून के तहत।
अब यहाँ पर 20 जो आर्टिकल 20 है बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है और इसे आपको जानना बहुत जरूरी है अगर पुलिस विभाग में जा रहे हैं या कोई भी जॉब भी करने जा रहे हैं। तो ये आर्टिकल 20 क्या कहता है, ठीक। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण प्रदान करना। जब तक अपराध नहीं आपको सिद्ध हो जाता उसके दोष सिद्ध के संरक्षण में संरक्षण प्रदान करना। मान लीजिए आपको पुलिस जबरदस्ती बंद कर दिया तो ये आर्टिकल आपका रहेगा। इस आर्टिकल के तहत आप क्या क्या कर सकते हैं, देखिए 19 के 20 के फर्स्ट जो कहता है ये क्या कहता है, किसी व्यक्ति को तब तक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जब तक लागू कानून का उल्लंघन न किया जाए। मान लीजिए हमको ऐसे ही कोई हम वीडियो ये बना रहे हैं और कोई आकर कह दिया कि तुम फंडामेंटल राइट का वीडियो गलत बना रहे थे, सरकार हमको उठाकर सीधे ले जाकर जेल में डाल दिया। तो हम बोलेंगे सरकार से तो हम तो बस पढ़ा रहे थे, हम तो अपना ड्यूटी कर रहे थे और पता नहीं क्या हुआ ये जाकर जेल में डाल दिए, ठीक। तो ये जो सरकार हमसे करेगा या हमको उठाकर जेल में डालेगा तो ये आर्टिकल का उल्लंघन करेगा। ये आर्टिकल क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति को आप तब तक अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराएंगे जब तक उसे कानून का उल्लंघन नहीं किया। आप जब तक कानून हम पढ़ा रहे तो हम कानून का कैसे उल्लंघन कर दिए, ठीक। तो ये आपको नहीं कर सकता है, ये आपको अधिकार मिलता है। ये सब अधिकार आपको जानना जरूरी है। ये आपको पुलिस प्रशासन में भी जाइएगा तो ये बताया जाएगा कि आपको किसे नहीं गिरफ्तार करना है, किसे गिरफ्तार करना है, सब ट्रेनिंग में पढ़ाया जाएगा। आईपीसी, सीआरपीसी और ये सब भी पढ़ाया जाएगा, ठीक। अनुच्छेद 20 के 2 देखिए, अनुच्छेद तो 20 के 2 कहता है, ये क्या कहता है, किसी व्यक्ति के लिए एक अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। किसी देखिए किसी यहाँ पर साफ साफ देखिए ये बोला गया है कि किसी व्यक्ति के लिए एक अपराध के लिए मात्र एक ही बार दंडित किया जाता है। ये आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार दंडित किएंगे। ये नहीं कि मान लीजिए कोई चोरी कर लिया उसे बार बार बुला कर दंडित करें, कभी 6 साल की सजा तो कभी 4 साल की सजा, कभी 8 साल की सजा, ऐसा नहीं। हाँ, एक व्यक्ति जो है अलग अलग जुल्म किया है तो उसके अलग अलग जुल्म के सजा हो सकते हैं, लेकिन एक दंड के लिए एक ही सजा होगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, एक ही बार। अब देखिए अनुच्छेद 20 के 3 देखिए, अनुच्छेद जो 20 के 3 का कहता है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो बोला जाता है ना कि टॉर्चर में पुलिस ने ये लिखवा लिया या गवाही दिवा लिया तो वो आपको कोर्ट में जो जाता है ना वो निरस्त हो जाता है। अगर अपने ही विरुद्ध हम गवाही दिए हैं और वो कोर्ट में जाएगा तो वो निरस्त हो जाएगा जब तक वो आपको जुडिशरी के देखरेख में नहीं हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 20 के 3 में दिया गया है कि किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। ये आपको आर्टिकल 20 के ये 3 आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। तीनों जो है सब आर्टिकल यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। मैं इसके अनुच्छेद जो 20 है और अनुच्छेद 21 के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये आपातकाल भी लागू हो जाए ना, राष्ट्रीय आपातकाल, फिर भी ये निलंबित नहीं हो सकता है, ठीक। ये बहाल ही रहेंगे। ये क्यों बहाल रहेंगे, क्योंकि मैंने 20 में आपको बताया, ऐसे नहीं तो कोई भी उठाकर किसी को जेल में डाल देगा, ठीक। तो वो आपको मैंने बताया एक ऐसा कोई गलती को होगा उसके 4 बार सजा दे देगा, कभी 2 साल, कभी 6 साल, कभी 8 साल, पता चलेगा जेल में आदमी मर गया, ठीक। तो ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए सबसे अगर बोला जाए संविधान के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल किसी भी नागरिक को जो दिया गया है ये यही आर्टिकल है। इसमें बहुत बड़ा निचोड़ भी है। ये अपने अंतर्गत अंदर बहुत से ऐसे प्रावधान को समेटे हुए है कि इसका व्याख्या करना मतलब उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के क्षेत्र में बहुत क्षेत्राधिकार में आ जाता है, ठीक। ये क्या है तो प्राण और दैविक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैविक स्वतंत्रता। तो जब तक जीवित रहेंगे तभी तक तो हम देखते रहेंगे सब, या अपना अधिकार भी जानेंगे, अपना कर्तव्य भी जानेंगे, या आगे सब देखते रहेंगे। अगर जिंदे ही नहीं रहेंगे तो मतलब क्या देख पाएंगे। यही इसीलिए दिया गया है कि प्राण और दैविक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण और दैविक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक। और इसके बाद क्या है, प्राण और दैविक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आपको आता है कि अच्छा खाना खाना, ठीक, और पेयजल उपलब्ध कराना सरकार द्वारा, ये फंडामेंटल राइट के अंतर्गत ही आ जाता है। अच्छा पर्यावरण प्रदूषित ना होना, ये सब जो है ये सरकार को ऐसा प्रावधान करना। ये आर्टिकल 21 का देखिएगा ना, अब डिफिनेशन या प्रावधान जितना विस्तार देखिएगा उतना विस्तार किया गया है। किसी को विवश नहीं करना कि वो मर जाए, ठीक, या आपको मौत का अधिकार किसी को नहीं है कि हम मर जाए, अपने मन का रहे तो हम मर जाए, ये किसी को अधिकार नहीं। सुसाइड को आपको कानूनी जुर्म माना गया है, उसके लिए सजा भी प्रावधान है अगर बच जाते हैं तो, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आर्टिकल 21 के का देखिए 86 अमेंडमेंट में इसकी 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक, ये अनिवार्य किया गया था। ये याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष के मात्र बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अब वो कॉलेज वाले जाकर नहीं कहेंगे कि हम भी फ्री में पढ़ेंगे, हमको भी सब फ्री में दो, ये नहीं। ये 6 से मात्र 14 वर्ष जो मिडिल क्लास वाले हैं उन्हीं को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक। अब देखिए शिक्षा के अधिकार जो जोड़ा गया था ये किस अधिनियम द्वारा, तो अधिनियम 2009 में आया था और ये लागू हुआ था पूरे संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 से। तो ये भी पूछ सकता है। आर्टिकल 22 देखिए, आर्टिकल 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, कुछ जो महत्वपूर्ण दशा है, गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार, इसमें निवारक निरोध विधि भी शामिल है। निवारक निरोध विधि जो है ये भी शामिल है। ये क्या है निवारक निरोध विधि, आगे मैं बताता हूँ आपको। अनुच्छेद 22 के फर्स्ट क्या कहता है, सबसे पहले ये देख लीजिए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके कारण बताने होंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि हमको कोई गिरफ्तार कर लिया, ठीक, तो हमको पहले कारण बताएगा कि तुम ऐसा काम किया तब हम गिरफ्तार किए। कारण लीगल होना चाहिए, कोर्ट में वैलिड होना चाहिए, टिकना चाहिए, नहीं तो जो हमको गिरफ्तार करेगा और हम अगर फंडामेंटल राइट के हनन के क्षेत्र में अपना जाएंगे केस आर्टिकल 32 या आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं, तो फिर उस पर जुर्माना भी लग सकता है, ठीक, या उसका जॉब भी जा सकता है अगर फालतू में वो हमको गिरफ्तार किया है तो।
अनुच्छेद 22(2) के अंतर्गत उसे वकील से परामर्श करने का अधिकार है। मान लीजिए हमें कोई गिरफ्तार कर ले गया तो हमको एक वकील प्रोवाइड कराया जाएगा, हमको वकील से परामर्श करने का भी अधिकार दिया जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 22 के 3 में क्या है कि 24 घंटे के संबंधित न्यायालय में पेश करना होगा। मान लीजिए कि हमको कोई गिरफ्तार कर लिया, ठीक, और वो हमको जेल में यहाँ पर रख दीजिए। मान लीजिए कि यहीं के जेल में है, सासाराम के ही जेल में कोई रख दिया हमको, ठीक, और वो आपको सासाराम में ही न्यायालय है, जिला न्यायालय देख सकते हैं। अब वहाँ पर नहीं हमको पेश किया मजिस्ट्रेट के सामने और वो हमको 48 घंटे से 52 घंटे से यहीं रखले है, तो हमारा क्या हो रहा है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है। वो दोष और आपको बेईमानी की भावना से हमको गिरफ्तार किया, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये जो दिया है, ये दिया है कि 24 घंटे के अंदर क्या करना है, आपको न्यायालय में ले जाकर हमको प्रस्तुत करना है और हमारा जुल्म बताना है, और फिर न्यायालय समझेगा कि इसका आपका जेल में भेजा जाए, इसे फ्री छोड़ा जाए, इसका जुल्म साबित होगा तभी तो हमको वो सजा देगा। तो ऐसा ये प्रावधान करेगा न्यायालय। ठीक, तो ये 24 घंटे का समय दिया जाता है, इसमें आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यात्रा अवकाश के समय शामिल नहीं किया जाता है। अब ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या होता है कि बहुत से ऐसे भी होते हैं पुलिस जो गाँव देहात में होते हैं, क्या करते हैं कि किसी को ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं और उसी में 2-3 दिन मतलब सड़ा देते हैं, उसमें रख देते हैं। और इससे क्या होता है कि गाँव वाले का नहीं पता चल पाता है कि गाँव में काफ़ी लोगों को कि कैसे क्या हुआ, गरीब लोग रहते हैं, बेचारा तड़प के रह जाते हैं। लेकिन ये प्रावधान है हमारे संविधान में कि अगर कोई भी पुलिस ऐसा काम करता है तो सीधे जाइए, आर्टिकल आपको 226 के तहत रिट जाहिर होता है, रिट जाहिर कर आपको जाइए, उसको उसका जॉब खा जाइएगा, मत समझ लीजिए कितना भी बड़ा वो पुलिस हो जाएगा उसका जॉब खा जाइएगा आप। ठीक, अगर वो सभी में आप साबित कर दिए कि आपका फंडामेंटल राइट का उल्लंघन वो किया है जानबूझकर द्वेष भावना के लिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए निवारक निरोध विधि के अंतर्गत निवारक निरोध विधि क्या कहलाता है, यहाँ पर देखिए शत्रु देश के नागरिक को गिरफ्तार किया जाता है या ऐसे आशंका के ग्रस्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, इन पर ये जो विधि है ये नहीं प्राप्त होता है, मीन्स कि ये अधिकार इनको प्राप्त नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई ये चाहता है कि हम बम फोड़ना चाहें, ठीक, वो चाहता है कि हम बम फोड़ना चाह रहे हैं सासाराम में, दुर्गा पूजा में हम बम फोड़ देंगे, ठीक, ले जाकर तकिया बाजार में, तो वो अगर ऐसा चाहता है तो उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। ये कौन सा कानून लगाएगा, तो यही निवारक निरोध कानून के तहत पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब उसको ये अधिकार नहीं मिलेगा, ये जो अधिकार है उसको ये नहीं अधिकार मिलेगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, जो कि अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। मैं इसका अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। काफी लंबा वीडियो हो गया लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब 23 में क्या है, इनमें मानव का अवैध व्यापार या दास प्रथा या बेगार प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। ठीक, इसके पहले क्या होता था, लोग बेगारी कराते थे, रख लेते थे अपने घर में, पैसा वैसा देते नहीं थे और काफी लेबराई कराते रहते थे। ठीक, या पहले आपको अवैध व्यापार होता था, देह व्यापार होता था, लोगों को बेचा जाता था, खरीदा जाता था, ये सभी को अवैध बता दिया गया है। किसमें, तो अनुच्छेद 23 में। बालत श्रम, बालत श्रम बलपूर्वक श्रम कराना ये एक अवैध कानून है और ये आपका अधिकार का उल्लंघन करता है आर्टिकल 23 के तहत, ये साफ साफ बताया हुआ है। ठीक, अपवाद में देखिए राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य श्रम लागू कर सकता है। मान लीजिए कि राज्य चाहे या देश चाहे कि आपको कुछ 2 साल के लिए अनिवार्य सेवा देना होगा आर्मी में, तो वो लागू कर सकता है देश के भलाई के लिए, जनता के भलाई के लिए। तो इसका कैप भी लगाया गया है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जब सरकार लागू करेगा तो कुछ ना कुछ तो प्रावधान उसमें करेगा ही आपको कुछ देने का। ठीक, यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 24, देखिए अनुच्छेद 24 क्या करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को उद्योग धंधे में काम पर नहीं लगाया जा सकता। 14 से कोई कम आयु के बच्चा है उसको कोई भी उद्योग धंधे में ऐसा काम नहीं कराया जा सकता है जो कि उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाए। ठीक, यहाँ पर देखिए अर्थात बाल श्रम प्रतिबंधित किया है। यहाँ पर बाल श्रम होता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को बाल श्रम वो, और जो बालक श्रम होता है जो कि आर्टिकल 23 में है कि बलपूर्वक श्रम, ये दोनों में आपको डिफरेंट रखना है। बलपूर्वक बालक श्रम को निषेध किया गया आर्टिकल 23 और बाल श्रम के निषेध किया गया है आपको आर्टिकल 24 में। ठीक, और इसके लिए सजा का भी प्रावधान है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में ऐसी आयु के बालकों को घरेलू कार्यों में भी नहीं लगाया जा सकता है। कुछ प्रावधान में दिया गया था कि घरेलू कार्यों में लगाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में इस आयु के बच्चे को घरेलू कार्यों में भी नहीं लगाया जाता है, लेकिन लोग लगाते ही हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखिएगा आर्टिकल लेके 25 से लेकर 28 तक दिया हुआ है। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये आर्टिकल 25 से 28 से 4 आर्टिकल इसमें है। कौन कौन है मैं आपको बता देता हूँ। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने की स्वतंत्रता। की अंतःकरण, मान लीजिए कि हम अपना धर्म मानते हैं हिंदू धर्म, तो हमको हिंदू धर्म मानने की स्वतंत्रता है। आप इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म मानते हैं तो उसको आपको मानने की, ईसाई के मानने के धर्म की स्वतंत्रता है। जो लोग अपना धर्म अंतःकरण में इसकी आपका आत्मा कहता है धर्म मानने के लिए, वो आपको धर्म मानने की स्वतंत्रता है। ठीक, अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि माने गए धर्म के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। अगर मान रहे हैं हम कोई धर्म माने हैं तो उसके प्रबंधन करेंगे, धर्म से रिलेटेड कोई प्रबंधन करेंगे। जैसे कि आपको प्रबंधन में चल अचल संपत्ति का होगा, इसकी कुछ हम कुछ करेंगे प्रबंधन उससे रिलेटेड, तो वो भी हमको दिया गया है स्वतंत्रता आर्टिकल 26 के तहत। यहाँ पर देखिए आर्टिकल 27 क्या कहता है, राज्य किसी धर्म की अभिवृद्धि पर धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगाएगा। कि आपको किसी भी धर्म की अभिवृद्धि हो रहा है या वृद्धि हो रहा है, ठीक, व्यक्त कर रहे हैं, उस पर कोई ऐसा टैक्स नहीं लगाएगा कोई भी धर्म पर। यह साफ साफ दिया हुआ है, साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्य किसी भी धर्म की अभिवृद्धि पर धार्मिक आधार पर कोई कर नहीं लगाएगा। ठीक, कि धार्मिक ये धर्म के है तो इसलिए इनकर पर लगा देते हैं, ये धर्म के है तो इनको छोड़ देते हैं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये भी हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक, ये राइट दिया हुआ है, ठीक, कोई भी धार्मिक व्यक्ति को।
यहाँ पर देखिए ये दिया है कि अनुच्छेद 28 सरकारी वित्त पोषित विद्यालयों में, जो सरकारी विद्यालय है जो पैसे से चलते हैं, विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है, लेकिन किसी विन्यास ट्रस्ट द्वारा स्थापित विद्यालय में कुछ प्रावधानों के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा दी सकती है। अगर कोई ट्रस्ट है और ट्रस्ट द्वारा कोई विद्यालय आपको स्थापित किया गया है तो उसमें दी जा सकती है, लेकिन इसमें सभी को बाध्य नहीं किया जा सकता, इसमें भी सभी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि नहीं ये आपको लेक्चर सुनना है तो सुनना ही है। ये मान लीजिए कि अभी चल रहा है, मान लीजिए कुछ धार्मिक क्लास चल रहा है तो उसको सुनना ही तो सुनना है, जो भी ट्रस्ट द्वारा स्थापित क्लास है उसमें भी ये बाध्य नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब शिक्षा और संस्कृति का अधिकार देखिए, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में दिया हुआ है। आर्टिकल 29 क्या कहता है, आर्टिकल 30 क्या कहता है, ये देख लीजिए। सबसे पहले ये अल्पसंख्यक के वर्गों के लिए है। अल्पसंख्यक वर्गों में दो आ जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत में अल्पसंख्यक वर्ग एक तो भाषाई अल्पसंख्यक हो सकते हैं और एक आपका अल्पसंख्यक धार्मिक आधार पर हो सकते हैं। ठीक, तो ज़्यादातर देखिएगा कि भारत में धार्मिक आधार पर ही अल्पसंख्यक बनाया गया है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 29 क्या कहता है, राज्य के अंतर्गत रहने वाले प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित या संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक, इसके राज्य के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को है अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करने का अधिकार है। ठीक, ये याद रखिएगा। और अनुच्छेद 30 का कहता है, ये भी ध्यान में देखिए कि भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा हेतु सभी अल्पसंख्यक वर्गों अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान की स्थापना करने का अधिकार है। ऐसे संस्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसी संस्थानों में जो प्रवेश है उसे वंचित नहीं किया जा सकता है। यह साफ साफ है कि अगर चाहे तो अल्पसंख्यक आपको बना सकते हैं अपने लिए शिक्षण संस्थान। ठीक, ये आपको दिया हुआ है आर्टिकल 30 में। ठीक, अब देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार बहुत ही फंडामेंटल राइट में सेकंड फंडामेंटल ऐसा राइट है कि अगर मान लीजिए आपका फंडामेंटल राइट उल्लंघन होता है तो यही बहाल करता है। देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने इसे आत्मा की संज्ञा दिया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान सभा के इसके संविधान सभा में भी थे, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, जिसे आपको भारतीय कानून के पिता भी बोला जाता है या जनक भी बोला जाता है। ठीक, संविधान के जनक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। तो ये आपको याद रखिएगा, इन्होंने इसे आत्मा किया है फंडामेंटल राइट को, और इसका कारण भी था। ठीक, मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु 5 रेट जारी करता है। मौलिक अधिकार की रक्षा हेतु 5 रेट जारी होता है और मौलिक अधिकारों को उचित संरक्षण प्रदान है। किसके द्वारा, तो न्यायालय द्वारा। ठीक, न्यायालय द्वारा, ये उच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 32 के तहत, जो कि अभी मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 32 ही मैं बता रहा हूँ, 5 रेट जो बताने वाला हूँ। और 226 में आपको उच्च न्यायालय जारी कर सकता है 5 रेट, यही 5 रेट। ठीक, अब यहाँ पर ये जो रेट है ये है आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हैवस कॉर्पस बोला जाता है। परमादेश को देखो मेंडमस बोला जाता है। मैं पहले आपको बता देता हूँ किसको क्या बोला जाता है। प्रतिषेध देखिए प्रोहिबिजन बोला जाता है इसे, और उत्प्रेषण को सीरियो बोला जाता है, और अधिकार परीक्षा को क्यू वारंटो बोला जाता है। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। इसका हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दिया। अब इन रीटों को क्या बोला जाता है, इन रीटों को न्याय का झरना भी बोला जाता है। बहुत लोग इस रीट को न्याय का झरना भी बोलते हैं, क्योंकि इसी के कारण हमारा जो राइट है वो बचा रहता है। इसका उल्लंघन होता है तो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ये आपको इसका बहाल करने के लिए बताता है सरकार को कि ये जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या कहलाता है, ये जो फर्स्ट रेट है यह नागरिकों का अधिकार है कि स्वतंत्र रेट है। ये नागरिकों का अधिकार के स्वतंत्र रेट है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के न्यायालय में बंदी बनाए के कारणों को समीक्षा की जाए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, अगर बंदी कोई बनाया गया है, मानिए तो मुझे बंदी बनाकर रख दिया गया जेल में, तो मैं मान लीजिए कि 48 घंटा से ऊपर या 24 घंटा से ऊपर, जो कि मैंने बताया था कि 24 घंटा से ऊपर नहीं रख सकते, 24 घंटा से ऊपर रख दिया, तो मैंने बोला कि मेरा फंडामेंटल राइट का हनन हुआ, मैं रेट जारी किया और इसकी हम गए आपको आर्टिकल इसी के तहत 32 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट में मैंने बोला कि मुझे इतने जेल में रखा गया था, मेरा फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ था। ठीक, तो वो अब देखेगा तो वो देखेगा तो ये पाएगा कि नहीं इसका तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है, तो जो इसके दोषी होंगे उनको सजा सुनाएगा और हमारा फंडामेंटल राइट फिर से बहाल करेगा। हम ही नहीं जा सकते, मान लीजिए हमको जेल में बंद कर दिया है, कोई कारण भी नहीं बता रहा है ऐसे ही, तो हमारे घर के लोग भी, हमारे दोस्त लोग भी, मित्र लोग भी जा सकते हैं। और ये बहाल किसके द्वारा किया जाता है, तो ये उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों द्वारा किया जाता है। परमादेश क्या कहलाता है, देखिए परमादेश जो कहलाता है किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा गलत आदेश दे दिया जाता है तो उसके कारणों की समीक्षा न्यायालय करता है, यही परमादेश कहलाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। प्रतिषेध क्या कहलाता है, प्रतिषेध देखिए मना करना। प्रतिषेध का मतलब क्या है, मना करना। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को सीमा से बाहर जाकर कार्य करने को मना करता है। बहुत से ऐसे न्यूज़ देखे होंगे कि जो उसका सीमा क्षेत्र है उससे बाहर जाकर कोई काम कर देता है, तो प्रतिषेध है कि मना करता है सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ नीचे वाले न्यायालय को कि आपका क्षेत्र का काम नहीं है, ये काम मत कीजिएगा। ठीक, जब ये काम हो जाता है बाहर जाकर। तो उत्प्रेषण देखिए, उत्प्रेषण क्या कहलाता है कि और अधिक सूचित करना। और अधिक सूचित करना इसका मतलब होता है मीन्स कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को और अधिक सूचना मंगवाता है। मीन्स कि ये सूचना मंगवाता है, अगर कोई सूचना पड़ा हुआ है या कोई केस पड़ा हुआ है अधीनस्थ न्यायालय में और वो सोचेगा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कि हमारे पास वो आना चाहिए, हम उस केस का बारे में देखेंगे, तो वो अपने अधीनस्थ न्यायालय से मंगा सकता है, तो उसे उत्प्रेषण कहते हैं। फिर अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या कहता है, किसी अधिकार से किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा जब कोई पद अवैध रूप से या वैध रूप से, यहाँ देखिए तरीके से प्राप्त किया जाता है, तो उस कारणों की समीक्षा करता है। मीन्स कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो जाकर
कोई उसका अधिकार क्षेत्र में नहीं है, वो उसका अधिकार नहीं है और वो जाकर पद पर बैठ गया, तो वो पूछेगा अधिकार, आप किस अधिकार से बच्चे बैठे हैं, वो आपको कोर्ट पूछेगा, तो ये अधिकार परीक्षा कहलाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ये रेट जो 3 और 4 है, रेट 3 4 जो है ये न्यायालय जो है उच्चतम न्यायालय, ऊपर वाले न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है या प्रवर्तित करता है। ये रेट 3 4 देखिए ये साफ साफ है, रेट 3 4 में आपको दिया हुआ है कि मना करना, मीन्स के सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को मना करता है कि इससे बाहर जाकर अपना कार्य मत करना। ठीक, उत्प्रेषण में ये बताता है कि और सूचित करना होता है, मीन्स के सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को और अधिक सूचना मंगवा सकता है, या जो केस पड़ा है वो अपने पास मंगवा सकता है। ठीक, तो ये था फंडामेंटल राइट, और यहाँ पर फंडामेंटल राइट आपका खत्म होता है। और जो भी पॉइंट बन सकता था सरल भाषा में मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। ये एक अधिकार दिया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप देखिएगा कि ये स्टेट पॉलिसी है, मीन्स कि ये जो भी काम सौंपा गया है, किसको सौंपा गया है, स्टेट को, मीन्स कि राज्य को काम दिया गया है। जैसे कि हम लोगों को भी कर्तव्य दिया गया है, जैसे हम लोगों को प्रत्येक नागरिक को कर्तव्य दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज जिसे बोला जाता है। हम लोगों को कुछ अधिकार दिया गया है, फंडामेंटल राइट, जो कि पहले मैं आपको करा चुका हूं, नहीं देखें तो लिंक नीचे है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये राज्य को कर्तव्य दिया गया है, तो ये देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में देखिएगा इसका वर्णन है। इससे पहले भाग 3 में फंडामेंटल राइट के वर्णन है, भाग 2 में देखिएगा सिटीजनशिप, और भाग 1 में भारत और भारत के जो संघ राज्य है उसके बारे में वर्णन दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भाग 3 है फंडामेंटल राइट, भाग 4 जो है ये आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी, और 4 जो ए है वो आपको फंडामेंटल ड्यूटी है। ठीक, अगर ये तीनों फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएसपी तीनों का वीडियो का लिंक नीचे है, आप देख लीजिएगा जरूर। ठीक, आप देखिएगा कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन दिया गया है, जिसका डीपीएसपी जिसे बोला जाता है। ये कौन से संविधान से प्रेरणा लेकर लिया गया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड से भी पहले ये किस संविधान में था, तो स्पेन के संविधान में था। आयरलैंड से पहले स्पेन के भी संविधान ने यह ग्रहण किया था। मैं यहाँ पर बात बता दूं कि 1935 का जब भारत में अधिनियम आया था तो उसमें भी इसका प्रावधान किया गया था। ठीक, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये साफ साफ इसी में दिया हुआ है कि इसको न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल ड्यूटी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जाता है। फंडामेंटल राइट जिसे मौलिक अधिकार बोला जाता है वो आर्टिकल 32 के तहत न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत आपको उच्चतम न्यायालय जो अलग अलग स्टेट में होता है वहां जा सकते हैं अगर उल्लंघन होता है। लेकिन डीपीएसपी में आप कहीं भी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के माध्यम से मैं आपको खत्म कराने वाला हूं। अनुच्छेद 36 देखिएगा तो राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। अनुच्छेद 36 से स्टार्ट होता है, राज्य की परिभाषा दिया गया है। वो वही परिभाषा है जो कि जो संविधान के भाग 3 आपको फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 में देखिएगा, उसमें जो परिभाषा है सेम टू सेम उसका इसमें भी परिभाषा है। ठीक, तो ये मात्र यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। देखिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वही याद करना है, उसे मैं स्टार लगा दूंगा, उसे लिख कर याद कर लीजिएगा। अब आर्टिकल 37 देखिए, आर्टिकल 37 क्या कहता है, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना। इस भाग के जो अंतर्विष्ट तत्व है वो कौन लागू करेगा, तो ये यहां पर देख सकते हैं कि इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंधों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, इसके न्यायालय लागू नहीं करेगा। ये कौन से लागू करेंगे, तो ये राज्य अपना कानून बनाएगा और इसे लागू करने की कोशिश करेगा। इन तत्वों के शासन का जो मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने का कर्तव्य जो होगा ये राज्य का होगा। यहां पर आप देख सकते हैं साफ साफ दिया है। आर्टिकल 38 देखिए, आर्टिकल 38 क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये आर्टिकल 38 में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसमें नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। ये कौन से, तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलेगा, ऐसा ये प्रबंध करेगा राज्य लोक कल्याण। तो राज्य लोक कल्याण की व्यवस्था किसमें किया गया है, डायरेक्ट बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो ये डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल 38 में ये दिया हुआ है कि लोक कल्याणकारी राज्य के प्रावधान कहां से है, तो डीपीएसपी से है। ठीक, यहां पर आप देख सकते हैं। और इसमें ये राज्य करेगा ऐसा काम कि लोगों के बीच में असमानता खत्म हो। लोगों के बीच में एक ही धन की असमानता तो खत्म होनी ही चाहिए, आपको ऐसे भी असमानता खत्म हो कि मान लीजिए कोई विकलांग है और एक विकलांग नहीं है, तो विकलांग को ऐसे आपको मुहैया कराया जाए संसाधन को कि वो हमारे रेस में आ सके। ठीक, जैसे आप देखे होंगे विकलांग जो हैंडीकैप्ड होते हैं उनको रिक्शा दिया जाता है। ये सब जो प्रावधान है ये राज्य को कर्तव्य दिया गया है, डीपीएसपी में आपको पढ़ने के मिलेगा। अब आर्टिकल 39 के क देखिएगा, आर्टिकल 39 के क बहुत ही बीबीआई है, इसे लिख लीजिए बीबीआई, मींस की डायरेक्ट आ जाता है किसमें दिया हुआ है। इसे 39 के ए भी बोल सकते हैं या 39 के क भी बोल सकते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 39 में है। और सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। ठीक, मीन्स की सामान्य न्याय और विधिक सहायता प्रावधान कराने के लिए राज्य को ऐसा काम करेगा जिससे आपको समान न्याय और विधिक सहायता, अब गरीबों से गरीब के पास ये आपको ऐसा प्रावधान हो कि उसमें न्याय में उनका विश्वास हो और वो अपना न्याय जाकर ले पाए। मीन्स की
वो सीधे न्यायपालिका के पास पहुंच पाए और निःशुल्क उनको विधिक सहायता प्रदान किया जाए तथा सामान्य कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ये नहीं कि आपको पुरुष के लिए अलग वेतन दिया जा रहा है, महिला के लिए अलग वेतन दिया जा रहा है, जो कि दोनों 8 ही घंटा काम कर रहे हैं। तो नहीं, सामान्य कार्य एक है तो उनके लिए ये नहीं होना चाहिए, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। मान लीजिए कि ए क्या काम किया, 10 लीटर पानी लाया, बी भी 10 लीटर पानी लाया, और दोनों के पैसा में अंतर हो जाए कि ए को ज़्यादा दे दो, बी को कम दे दो, ऐसा नहीं ना, सेम टू सेम काम किया है तो इससे समान जो आपको न्याय में भी आपको मिलना चाहिए। ठीक, अब आर्टिकल 39 के ख, ये भी बहुत वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक धन के स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार करना था कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। मीन्स की कोई भी साधन है, देखिए साधन लिमिटेड होता है, ठीक, संसाधन जो है ये राज्य के पास लिमिटेड है, लेकिन वो संसाधन को इस प्रकार यूटिलाइज करे राज्य को, ज़्यादा से ज़्यादा उससे लाभान्वित हो, ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों का उत्थान हो। ठीक, ये आर्टिकल 39 ख में दिया है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ये भी राज्य को कर्तव्य है। ये सभी जो भी प्रावधान है इसमें, ये सब राज्य को दिया गया है काम करने के लिए। 39 के अब ग देखिएगा, जो कि धन के समान वितरण से है, धन का ऐसा वितरण किया जाए, ये नहीं कि जो उच्च है उनको ज़्यादा धन दे दिया जाए, जो गरीब है उसे कम धन दिया जाए, नहीं, धन का ऐसा समान वितरण किया जाए कि जो निचले पायदान पर है व्यक्ति उसको और भी उत्थान मिले, और ऐसा किया जाए कि जो ऊंच नीच का जो ये आपको गैप है इसे बराबर किया जाए। ठीक, तो ये धन के समान वितरण का सिद्धांत 39 ग में दिया हुआ है आर्टिकल का। ठीक, अब बहुत ही वीवीआई आर्टिकल आता है, वो भी आर्टिकल 40, इसे भी वीवीआई स्टार लगा लीजिए, लिख लीजिएगा। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये क्वेश्चन आ सकता है इस एग्जाम में, आप ध्यान में रखिएगा। ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में आर्टिकल 40 में दिया हुआ है, और ये गांधी जी का सपना था। तो ऐसे कहा गया है कि राज्य ऐसा कुछ कार्य करे जिससे इसकी शक्तियों और पराधिकार को प्रदान करे जो कि अन्य स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। ठीक, तो राज्य ऐसा कर्तव्य करे कि ये स्वायत्त रूप से अपना काम करे और ये अपना संसाधन भी जुटा पाए, पैसा भी इसके पास हो, और ये गाँव जो पंचायत तो निचले स्तर का ही है, पंचायत जो ग्राम पंचायत के ग्रामों का। अब यहाँ पर देखिएगा, इसी का आपको आगे बढ़ाकर देखिएगा 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था, जिससे हम लोग क्या किए, इसे संविधानिक दर्जा दिया गया, हम लोग नहीं, इसे संविधानिक दर्जा दिया गया, इसकी संविधान में इंक्लूड किया गया, इसका पैसा कहाँ से आ गया ये भी बताया गया। ठीक, ये अलग एक बॉडी बनाया गया संविधान में इंक्लूड करके। ठीक, तो ये किया गया बाद में जाकर। ठीक, ये राज्य ही किया था, अलग अलग राज्य। ठीक, तो ये 40 का देख लीजिएगा। 41 देखिए, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, कुछ दशाओं में ही, यानी सभी में काम पाने का। कोई बोलेगा कि नहीं हम भी आईपीएस बनेंगे, दूसरा वाला बोलेगा नहीं हम भी आईपीएस बनेंगे, तीसरा वाला बोलेगा नहीं हम भी आईपीएस बनेंगे, ऐसा नहीं। कुछ दशाओं में, साफ साफ लिखा हुआ है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार में इसकी कुछ काम पाने का अधिकार हो जाएगा कुछ दशाओं में। जैसे कि वो क्या होगा, ये अपना यहाँ राज्य भी, ये भी काम करेगा। कौन राज्य करेगा? राज्य अपनी आर्थिक समर्थ, यहाँ देखिए साफ साफ दिया हुआ है, आर्थिक समर्थ और विकास की सीमाओं के भीतर, यहाँ पर देखिए ये दोनों वर्ड देखिएगा, आर्थिक समर्थ, जितना राज्य का जितने पास इतना होगा संसाधन होगा उसकी अकॉर्डिंग न करेगा वो काम। ठीक, और विकास की सीमाओं के काम पाने का, शिक्षा पाने का, और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अनहर अभाव के दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। मीन्स कि उसको काम दे, राज्य ऐसा काम करे कि लोगों को काम मिले, उनको शिक्षा मिले, उनको निःशुल्क सहायता मिले स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ऐसा राज्य का कर्तव्य होगा कि वो काम करे। ठीक, अब वो अपना संसाधन के अकॉर्डिंग काम करेगा, ये जरूरी नहीं है कि वो काम नहीं किया तो हम चले जाएंगे कि राज्य काम नहीं कर रहा है, नहीं, वो न्यायालय उसका कोई देखभाल नहीं करेगा, वो राज्य के ऊपर कर्तव्य दिया हुआ है। ठीक, वो राज्य का मन होगा तो करेगा। जैसे कि इसी में आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, जैसे कुछ राज्यों में है कि गौवध को आपको कानूनी जुर्म मतलब कि सजा दिया गया है, कुछ लोग जो राज्यों में है गौवध को नहीं है, तो वो जो दिया गया है वो भी आपको राज्य के डीपीएसपी ने आपको दिया है, राज्य के ही कर्तव्य दिया है। ठीक, तो वो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको, देखिएगा। काम के न्याय संगत और मनाउचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। मीन्स की काम को ऐसे किया जाए कि न्याय संगत हो और मनाउचित हो। मीन्स की आपको एक मनोचित हो, ये नहीं कि एक छोटा कोई है काम और उसे क्या किया जाए कि इतना बड़ा कर दे, या मान लीजिए सिंपल सी काम है कि एक छोटा व्यक्ति है उसको इतना बड़ा काम कर दिया जाए कि उसके मनोचित ढंग से नहीं होगा, या किसी को ले जाकर कोयले के फैक्ट्री में घुसा देना जबकि वो कोयला के फैक्ट्री में काम करना ही नहीं जानता है। ठीक, ऐसे काम करना जो कि न्याय संगत भी हो और मानवोचित हो, मानव के दशाओं के अकॉर्डिंग हो। ठीक, ऐसा नहीं कि अमानवीय कार्य हो। और प्रसूति सहायता के उपबंध, ये भी आपको आर्टिकल देखिएगा 42 में दिया हुआ है। तो राज्य काम न्याय संगत और मनोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। प्रसूति सहायता के डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि किस में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 42 में दिया हुआ है। कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि, कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि के जो आर्टिकल 43 पढ़िएगा, इसमें साफ साफ दिया है कि कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, ये आपको 39 में दिया हुआ है आर्टिकल। ठीक, तो यहाँ पर देखिएगा, राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा किसी अन्य रीति से कृषि, यहाँ पर देखिए कृषि उद्योग या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम
निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश के संपूर्ण उपभोग की सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। और विशिष्टता, ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत और सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसकी कहने का मतलब कि ये कैसा काम करेगा राज्य, जिससे जॉब मिले, कुटीर उद्योग मिले, लोग जॉब करने जाए, ठीक। और ऐसा ये राज्य को कर्तव्य दिया गया है, ठीक। तो इसलिए जब भी वोट आता है, जैसे कि आज चुनाव का माहौल है और आज वोटिंग का काउंटिंग हो रहा है बिहार में, और इसका काफ़ी ज़्यादा फेस में मीन्स काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, लगभग शाम 7-8 बजे आपका रिजल्ट आ जाएगा कि कौन जीत रहा है, ठीक। और जब मांगने आते हैं नेता लोग वोट, तो उसका ये आपको आर्टिकल का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक। ये आर्टिकल के तहत हम बोलते हैं कि आपने क्या किया, आपने कितना रोजगार दिया, आपने क्या किया, फलना ढिकना क्या किया, कितना सुरक्षा दिया, तो इस आर्टिकल का हम लोग बोलते हैं। लेकिन इस आर्टिकल को लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। जब आएंगे नेता लोग वोट मांगने, तो उस समय हम ये इसको ध्यान में रखकर कहते हैं कि आपने कितना कोई भी मजदूरी के लिए कितना मजदूरी किए हैं, ठीक। कोई एक काम करता है तो थोड़ा सा मजदूरी मिलता है, कोई वही काम करता है तो उससे ज़्यादा मजदूरी मिलता है, तो उसमें क्या असमानता है जो उसे घटाने के लिए कुछ काम किए हैं, कितना जॉब क्रिएट किए हैं, कितना जॉब दिए हैं, ये सब पूछा जाता है। आगे देखते हैं आर्टिकल 43 के क देखिए, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना। ये क में दिया है, ये बाद में जोड़ा गया था कि किसी राज्य के किसी उद्योगों में लगे हुए उपक्रमों स्थापनों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा, ठीक, कि उसमें कर्मकार भाग ले सके, ठीक। अब डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण आर्टिकल है, देखिए ये बहुत भी है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, ठीक। इसे क्या बोला जाता है, इसे आपको गोवा देखिएगा तो गोवा में ये लागू है, ठीक। समान सिविल संहिता जिसे बोला जाता है, ठीक, ये आपको लागू है गोवा में। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। इसकी ये कंडक्ट, और ये अभी चल भी रहा है। अब देखिएगा डिबेट में ये बार बार होता है, समान सिविल संहिता काहे नहीं लागू हो रहा है। आर्टिकल 44 याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 45 में क्या है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। बालकों के लिए, जो छोटे बालक होते हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, ये याद रख लीजिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट यही याद रख लीजिएगा, यही पूछता है, ठीक। जैसे 14 वर्ष के आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने हैं कि 14 से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा प्रोवाइड किया जाए। आर्टिकल 46 देखिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। इसकी जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि करेगा। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि इनके शिक्षा के क्षेत्र में, इनको आर्थिक के क्षेत्र में ऐसा काम करे, ठीक, कि इनका उत्थान हो। राज्य जनता दुर्बल वर्गों के विशेषतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के शिक्षा और अर्थ के हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा, ठीक। ऐसा ये करेगा किसके, मुख्यतः देखिएगा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में इनको काम करना पड़ता है। फिर आता है 47 पोसा, आर्टिकल 47 है। 47 करने का इसकी ये अनुच्छेद 47 है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं आर्टिकल 47 क्या कहता है कि पोसा स्तर, देखिए पोसा स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के राज्य का कर्तव्य होगा। इसको लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का, और पोषण स्तर और जीवन स्तर, जब पोषण स्तर ऊंचा होगा तभी जीवन स्तर ऊंचा होगा, और जब जीवन स्तर होता है ऑब्वियस सी बात है कि लोक स्वास्थ्य का सुधार होगा ही होगा। तो ये तीनों एक दूसरे से एक आप देखिएगा जुड़े हुए हैं, ठीक। अगर अच्छा भोजन करते हैं तो आप स्वस्थ रहिएगा तो ज़्यादातर अस्पताल में भीड़ नहीं लगेगा, अस्वस्थ ही लोग तो अस्पताल में जाते हैं। तो ये सब आपको प्रोवाइड कौन करेगा, राज्य का कर्तव्य होगा कि पोषण स्तर बनाए रखे अपने राज्यों में, या उसको उत्थान के लिए काम करे, और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए काम करे, लोक स्वास्थ्य के सुधार करने के लिए काम करे, हॉस्पिटल खोले। ये सब काम जो दिया गया है ये राज्य को दिया है। राज्य अपने लोगों को पोषण स्तर, जीवन स्तर का ऊंचा कराने तथा लोक स्वास्थ्य सुधारों को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा। प्राथमिक कर्तव्य में ये मानेगा क्या क्या, तो लोक स्वास्थ्य और आपको जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोगों को पोषण स्तर ऊंचा करने, और राज्य विशेषतया मादक पेयों, यहाँ पर देखिए, और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों को, औषधि प्रयोजनों के भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध करने का प्रयास करेगा। अब जो दारूबंदी किया गया है भारत में नहीं, माफ कीजिएगा, बिहार में जो शराबबंदी है बिहार में, ये किस आर्टिकल थे, ये आर्टिकल 47 में साफ साफ दिया हुआ है। इसलिए तो बिहार में किया गया, अलग अलग राज्यों में देखिएगा, यूपी में नहीं किया गया शराबबंदी, गुजरात में देखिएगा किया गया है। तो बिहार में जो शराबबंदी किया गया है ये राज्य का ही कर्तव्य था। राज्य नीतीश कुमार सरकार ने सोचा कि ये जब दारू चलता है तो लोग दारू पीकर इधर गोली वोली चला देते हैं, या दारू पीकर शादी में मार झगड़ा कर लेते हैं, या दारू पीकर किसी का मर्डर, ये सब जो है ये सब खत्म हुआ। और ज़्यादातर दुर्घटना दारू पीने से ही होता था, ये भी खत्म हुआ। तो हॉस्पिटल में कम भीड़ लगने लगा दुर्घटना के कारण जो होता था। तो ये सब जो है ये राज्य को कर्तव्य दिया गया है कि कोई हानिकारक औषधि है या मादक पेय है उसे बंद कर सकता है, ठीक। और इस बंद होने के कारण कि जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है, ठीक, और पोषण स्तर भी ऊंचा हो रहा है, तो ये राज्य को कर्तव्य दिया हुआ है। इसी आर्टिकल के तहत ये राज्य बिहार सरकार ने इसी आर्टिकल में जो ये प्रावधान दिया इसी के तहत खत्म किया है, दारूबंदी किया था, ठीक। आगे देखते हैं 48 देखिए, कृषि और पशुपालन का संगठन। कृषि और पशुपालन, अब इसमें आपको एक चीज और जानने को मिलेगा, कृषि और पशुपालन का संगठन में क्या है। यहाँ पर देखिए
राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास करेगा। मीन्स की जो कृषि है या पशुपालन है इसे वैज्ञानिक तरीके से करे। जैसे कि इसी के आधार बनाते हुए क्या आया, तो हरित क्रांति आया 1967-68 में, फिर द्वितीय हरित क्रांति आया, फिर आपको मत्स्य पालन आया, पशुपालन आया। इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार लोन भी देता है, बिहार में भी मत्स्य पालन के लिए लोन मिलता है, मछली मीन्स की उद्योग के लिए, पालन के लिए। तो आप देखते होंगे, तो ये क्या करेगा, पशुपालन आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणाली से संगठित करने का प्रयास करेगा। और विशेषतया गायों और बछड़ों, यहाँ पर देखिए बछड़ों और अन्य दुधारू वाहक पशुओं को नस्लों को परीक्षण करेगा कि नया नया नस्ल आए, और सुधार के लिए उनके वध पर प्रतिबंध करने का। यहाँ पर देखिए वध नहीं करे, मीन्स कि उनको वध नहीं किया जाए, मारा नहीं जाए, ऐसे प्रतिबंध लगा सकता है। अलग अलग राज्यों में देखिएगा कि गायों पर प्रतिबंध लगाया गया है कि उनको मारा नहीं जा सकता है। ठीक, तो ये जो दिया गया है ये भी राज्य को ही दिया गया है कि राज्य क्या करे, दुधारू पशुओं को बढ़ावा दे। राज्य क्या करे कि ऐसे वैज्ञानिक तरीका खोजे जिससे कृषि में विकास हो, पशुपालन में विकास हो। ठीक, तो इसका उपयोग आर्टिकल 48 में दिया है, जिसका राज्य उपयोग कर ये काम करता है। तो देखिएगा डीपीएसपी में जितना भी काम किया जाता है राज्य वही आपको उसी में से निकाल कर काम करता है और बताता है कि देखिए मैं इस क्षेत्र में मैं अपना विकास किया हूं, और अपना काम गिनवाता है और फिर वोट मांगने के लिए आता है। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन जीवों का रक्षा। यहाँ पर देखिए पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा, ये जो हो ये भी आपको क्या होगा, राज्य का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण की रक्षा करे, वन जीवों की रक्षा करे। तब देखिएगा टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर आया, इसके अलग अलग देखिएगा अलग अलग राज्य भी अपना राष्ट्रीय पशु घोषित कर राजकीय पशु घोषित कर उनका बचाव करते हैं। ठीक, और कानून भी बनाते हैं कि अगर इस पशु को इस राज्य में मारा गया तो यहाँ इतना सजा हो सकता है। तो ये जो पर्यावरण से संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेगा, वन तथा वन जीवों की रक्षा करेंगे कानून बना कर। ठीक, ये आपको दिया हुआ है। आर्टिकल 49 देखिएगा, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को संरक्षण। अब ये देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है या स्थान है, जैसे मान लीजिए कि कोई जाए गया और ट्रेन की पटरी उखाड़ने शुरू किया, तो वो किस आर्टिकल में आएगा, 49 में आएगा। और राज्य को ऐसा लगेगा कि कोई ट्रेन की पटरी उखाड़ने जा रहा है तो राज्य अपना लाठी चार्ज करेगा, मारकर भगाएगा वहाँ से, या उसको जेल में डालेगा, सजा देगा। तो ये राज्य का कर्तव्य होगा कि ऐसे चीज़ों को वो संरक्षण करे, मीन्स की उसका बचाव करे। क्या क्या बचाव करे, तो जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं या स्थान जो है जो सरकारी या राष्ट्रीय महत्व के, या वस्तुओं का संरक्षण, ठीक, जो इंपॉर्टेंट लगे इसे संरक्षण करने का ये दिया हुआ है। ठीक, ये आपको जैसे कि कुछ वस्तुएं होती हैं जिसको लोग क्या करते हैं कि कुछ विशिष्ट वस्तुएं होती है जिसे निर्यात कर देते हैं लोग, इसकी चुरा कर बेच देते हैं, उससे भी रक्षा करना राज्य का क्या होगा, ये बाध्य होगी राज्य उससे भी रक्षा करने के लिए। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बीबीआई लिख लीजिए इस आर्टिकल को भी, कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण कैसे होता है ये इसमें दिया हुआ है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका एकदम पृथक्करण होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि किसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया हुआ है, तो आर्टिकल 50 में दिया है। राज्य लोक सेवा में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। ठीक, राज्य लोक सेवा में कि न्यायपालिका क्या हो, ऑलवेज कार्यपालिका से पृथक हो, तो 50 का हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। अब आज आता है आपका लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल, बीबीआई लगा लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि मीन्स कि इसमें क्या करेगा राज्य, जो करेगा कि ऐसा करेगा कि यहाँ पर देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि का ये आपको राज्य का कर्तव्य होगा, ये करे। राष्ट्र के बीच न्यायसंगत और सामान्यपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के लिए, ठीक, मान लीजिए कोई अन्य राष्ट्रों से हम लोग का है रिलेशन है, तो राज्य भी कोशिश करेगा कि उस जो भारत का जिस राष्ट्र के साथ अच्छा रिलेशन है वो राज्य भी उस राष्ट्र के साथ अच्छा रिलेशन रखे। ठीक, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिबद्धताओं के प्रति आदर बढ़ाने की, कोई अंतर्राष्ट्रीय विधि है या कोई संधि है उसके प्रति आदर बढ़ाने का काम करेगा। ठीक, गाँव में देखिए अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाएगा और इसका प्रोत्साहन करेगा कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो उसको मध्यस्थता द्वारा, बीच बचाव द्वारा उसे निपटारा किया जाए। ठीक, ये आर्टिकल 51 में दिया है। तो इसे डायरेक्ट आप देख सकते हैं, आर्टिकल का भी शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि आर्टिकल 50 मात्र इतना याद कर लीजिए, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक, ऐसे कर आर्टिकल 48 के क याद कर लीजिए, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, क्योंकि ये यूपीएससी का भी क्वेश्चन बन चुका है। ये आर्टिकल 48 के क में दिया है, मिलान करने के लिए भी आ जाता है, तो ऐसे आपको याद कर लेना है। ठीक, अब हम चलते हैं, ये आपको डीपीएसपी खत्म हुआ तो ये देख लीजिएगा, और फिर हम अब मौलिक कर्तव्य स्टार्ट करते हैं। राज्य के नीति निश्चित तत्व के बाद मौलिक कर्तव्य आता है। संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य है। इससे पहले फंडामेंटल राइट के बारे में मैंने आपको बताया, फंडामेंटल राइट जो है ये संविधान के भाग 3 में आता है। उसके बाद डीपीएसपी, जो कि पहले मैं आपको कराया, डीपीएसपी जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है ये संविधान के भाग 4 में है। ठीक, और संविधान के भाग 4A में देखिएगा ये मौलिक कर्तव्य है, जिसे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटी बोलते हैं। ठीक, अब इसके बारे में हम देख लेते हैं इसके क्या है। तो ये देखिए, सरदार सोरसी समिति के अनुशंसा पर संविधान में 42वें संविधान संशोधन, जो 42वें संविधान संशोधन किया गया था उसे 1976 में ये किया गया था।
ये जोड़ा गया था। किसके समीक्षा पर? तो सरदार सोरसी समिति की अनुशंसा किए थे। और ये कब बनाया गया था? जब इंदिरा गांधी की राज्य था, जब आपात लागू था 1975 से 77 में। आप देखिएगा वो आपको तृतीय आपात लागू किया गया था आंतरिक अशांति के कारण। तो यहाँ पर ये बनाया गया था। समिति ने अनुशंसा किया, सरदार सोरसी समिति ने, कि एक होना चाहिए मौलिक कर्तव्य का पाठ भी हमारे संविधान में। तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य का एक पाठ जोड़ा गया हमारे संविधान में। अब ये कहाँ से लिया गया था? तो उस समय यूएसएसआर था, अभी रसिया है, तो ये दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा। उस समय यूएसएसआर था, सोवियत संघ था, वहीं से ये प्रावधान लिया गया था। ये भाग 4 क बोल सकते हैं, इसे ए बोल सकते हैं इंग्लिश में बोलना चाहे तो, फॉर ए, या हिंदी में भाग 4 क में अनुच्छेद 51 के क में दिया है। अनुच्छेद 51 के क में 11 कर्तव्य है। देखिए अधिकार से कर्तव्य से आपको अंतर आना चाहिए। मौलिक अधिकार क्या है? तो वो 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, प्रत्येक नागरिक के लिए हैं। ये देखिए मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो कर्तव्य है, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। पहला कर्तव्य याद रखिएगा कि वो संविधान का पालन करे, सबसे पहला कर्तव्य है। उसके आदर्श संस्थाओं, जो अलग अलग संस्था बनाया गया है संविधानिक संस्था, या राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर भी करे, ये कर्तव्य होगा प्रत्येक नागरिक का। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श के हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। मीन्स की स्वतंत्रता के लिए जो हमारे लड़े थे कोई वीर सपूत, उनके लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श हैं उनको अपने दिल में संजोए रखें। ठीक, भारत की प्रभुता, यहाँ पर देखिए भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अछूड़ रखते। भारत की एकता, अखंडता और इसकी रक्षा करे और इसे अछूड़ रखे, ऐसे ही बनाए रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान करने पर, देश की रक्षा के आह्वान करने पर आप सम्मिलित भी हो, ये आपको चौथा कर्तव्य दिया है। ठीक, पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भर्तृत्व की भावना का निर्माण करें। मीन्स की भारत के सभी लोगों में समरसता लाए, मीन्स की एक समानता, और भर्तृत्व भावना, मीन्स की भाई वाला भावना लाए। ठीक, मीन्स की एक तरफ से ये देख सकते हैं, ये जो है ये आपको पांचवा कर्तव्य में आता है। हमारे सामाजिक, यहाँ देखिए, हमारे सामाजिक संस्कृति के गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। हमारे सामाजिक जो संस्कृति है उसे गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, उसका बचाव करे, परिरक्षण करे, उसका प्रचार करे। ये जो है जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, जो गौरवशाली परंपरा है इसका। ठीक, 7वां है कि प्रकृति पर्यावरण की रक्षा करे, यहां पर हो जाएगा, और इसका संवर्धन करे। प्रकृति के जो पर्यावरण है इसकी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, ये 7वां कर्तव्य होगा। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा। 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानवर्धन की भावना का विकास करे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानवर्धन की भावना का विकास करे, ये आपको 8वां कर्तव्य होगा। 9वां जो कर्तव्य आपको दिया है, ये सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे। जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको सुरक्षित रखे, जैसे रेल वाला हुआ, जैसे आपको क्या कर्तव्य होगा कि जहाँ रेल वाला या सरकारी जो संपत्ति है उसको क्या रखना है, आपको सुरक्षित रखना है, तोड़फोड़ नहीं करना है, बचाव करना है उसका। ठीक, 10वां कर्तव्य क्या होगा? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। किसके? तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें, ये आपको 10वां कर्तव्य होगा। माता पिता का संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं इनको प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें, ये माता पिता का कर्तव्य दिया गया है अपने बेटों को, या उनका जो भी संरक्षक होंगे, कोई भी जो 6 से 14 वर्ष का बच्चा है, कोई भी संरक्षक होंगे तो उनको ये कर्तव्य दिया गया है कि वो अपने प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें बच्चों का। ये आपको 86 अमेंडमेंट लगभग 2002 में ये आपको जोड़ा गया था। ठीक, संविधान में, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये सब जो है ये मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ से आपका समाप्त होता है मौलिक कर्तव्य। देखिए इसे आपको याद कर लेना है। अब देखिए मैं आपको क्या करा दिया, फंडामेंटल राइट, ठीक, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फिर मौलिक कर्तव्य, ये तीनों खत्म हो गया है। और यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, तो इसे बार बार रिवीजन कीजिएगा। ठीक, इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा, तभी आप फायदा में रहिएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।